हेलो एवरीवन। सौंदर्य फिजिक्स क्लासेस में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। लास्ट क्लासेस में हम जो है बात कर रहे थे चैप्टर आपका जो थर्ड है क्लास 12th करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसी से रिलेटेड हमने लास्ट क्लासेस में टॉपिक पढ़े हैं। ठीक है, आज की क्लास बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम कवर करने जा रहे हैं बहुत से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले जो टॉपिक है उनके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में वो टॉपिक है आपका रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बिहाफ पर किस टाइप से जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी पैटर्न्स आप लोगों के सामने आज हम बताएंगे, तो डोंट मिस द क्लास। ओके, सो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहां पर सीबीएसई 2013 में पूछा गया है और एआईपीएमटी में भी पूछा गया है। एक बार पहले पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। टॉपिक आपका जो है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी से लिया गया है। जैसे कि मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं कि आज की क्लास जो है बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है क्योंकि आज हम जो है सारे के सारे जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वे सभी डिस्कस हम करने वाले हैं। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक से भी जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी के सभी टॉपिक्स आपको क्वेश्चन सारे के सारे टॉपिक के साथ क्लियर करा दिए जाएंगे। तो बने रहिए सौंदर्य फिजिक्स क्लासेस में और देखिएगा क्वेश्चंस किस तरीके से हम जो है सॉल्व करेंगे। और आपको जो है पहले बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ने से समझ जाओगे तभी आप उसका आंसर प्रॉपरली और सही तरीके से दे पाओगे। यदि आपको क्वेश्चन समझने में ही मिस्टेक हो रही है या क्वेश्चन ही आपको समझ नहीं आ रहा है तो हाउ टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये जानना है कि हम क्वेश्चन को कैसे जो है पहचान करें कि क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से लिया गया है। ठीक है, चलिए टॉपिक सामने लिखा हुआ है आपका रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला गया है क्वेश्चन में द ग्राफ शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट ए प्लॉट ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर ए गिवन सेमीकंडक्टर। यहां पर आपको जो ग्राफ दिखाया गया है वो एक ग्राफ जो है करंट और वोल्टेज के बीच दिया गया है और जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो ले रहे हैं बेटा सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब यहां पर जो ग्राफ आप देख रहे हैं, अब इस ग्राफ पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। क्या, एक मैंने आपको लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ाया था बेटा। वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था आर नॉट इक्वल टू आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं यहां पर जो ये रेजिस्टेंस दिखाया गया है वो टी टेम्परेचर पर है। ये जो रेजिस्टेंस है आर नॉट वो 0 डिग्री टेम्परेचर पर लिया गया है, 0 डिग्री सेल्सियस। 1 प्लस एल्फा टी, टी यहां पर टेम्परेचर को डिनोट करता है और एल्फा जो है यहां पर कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर को डिनोट करता है। ठीक है, अब यहां पर जानने की बात यह है बेटा कि जो यहां वर्ड लिया गया है यानी कि जो मटेरियल की बात कही गई है वो बोला गया है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि एल्फा की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। कैसी होती है? नेगेटिव। तो जाहिर सी बात है यदि हम यहां पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं यानी कि हमने टी को क्या कर दिया बेटा? इंक्रीज कर दिया। टी को हमने क्या कर दिया? इंक्रीज। तब यहां पर क्योंकि अल्फा की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव, तो जो फॉर्मूला होगा आपका वो हो जाएगा आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस उसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा? माइनस एल्फा टी। हमने एल्फा की वैल्यू को नेगेटिव कर दिया किसके लिए? फॉर सेमीकंडक्टर। तो यहां पर जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे
तो जाहिर सी बात है वैल्यू जो है नेगेटिव की इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि जो रेजिस्टेंस ग्राफ होगा वो, यानी कि जो रेजिस्टेंस होगा वो नेगेटिव में आपको मिलेगा। अब यहां पर क्वेश्चन ये गया है आपका कि आइडेंटिफाई द रीजन इफ एनी ओवर विच द सेमीकंडक्टर हैज ए नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो आपको वो रीजन फाइंड आउट करना है जहां पर ये जो सेमीकंडक्टर है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो करता हो। तो यहां पर अब आप देख सकते हैं कि ये जो बी और ये सी, यानी कि ये जो रीजन है, इस रीजन में आप जो है कह सकते हैं बीसी रीजन में जो ग्राफ का स्लोप है वो डाउनवर्ड हुआ है। ग्राफ का स्लोप क्या हुआ है बेटा? डाउनवर्ड। तो इसका मतलब यहां पर बीसी जो है वो रीजन है जहां पर सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए जो ग्राफ है, जो रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर लिखिएगा बीसी, यानी कि बी टू सी। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। नोट कीजिएगा जल्दी से। देखिएगा बेटा, यहां पर अभी हमने जो क्वेश्चन फर्स्ट किया है वो टॉपिक आपका जो है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड था। और अब ये जो आप 3 क्वेश्चंस यहां पर एमसीक्यू देख रहे हैं, ये तीनों ही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पहले आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, जो आप क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 2021 में पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चंस 1 मार्क्स में जो है एग्जाम में पहले आ चुके हैं। आइए इनको रीड करते हैं और इनका सही आंसर जानते हैं, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट आपको लर्न होना चाहिए, बस 2-3 कॉन्सेप्ट इसको आप याद रखने हैं। पहला तो आपको एक फॉर्मूला देखिएगा, फॉर्मूले कुछ जो याद रखने हैं। एक तो रेजिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है रो एल अपॉन ए की, ये फर्स्ट फॉर्मूला रहेगा। इसके बिहाफ पर आप जो है बहुत कुछ कॉन्सेप्ट यहां से सीख सकते हैं। जैसे क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं यहां पर कि जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? लेंथ के ऊपर। रेजिस्टेंस जो है वो किसके पर डिपेंड करता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर, ठीक है। यानी कि यहां से हमने ये जाना कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यानी कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। लेंथ घटेगी, डिक्रीज कीजिएगा लेंथ, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? वैल्यू रेजिस्टेंस की डिक्रीज हो जाएगी। आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने इंक्रीज कर दिया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्योंकि रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब आप देखिएगा एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। सेकंड यहां पर आता है रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है? ध्यान से सुनना बेटा, एक ही बार में सुनना और ध्यान से सुनना। रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट ये है कि रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है? रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर। किस पे डिपेंड करती है? दूसरा फैक्टर क्या है? वो दूसरा फैक्टर नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। मटेरियल का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी रेजिस्टिविटी। क्लियर? लेंथ के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या शेप ऑफ द कंडक्टर के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती है। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर और नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। अब यहां से दूसरा फॉर्मूला आप नोट कीजिएगा, आर टी इक्वल टू होता है बेटा आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आर टी है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर टी पर, और आर नॉट जो है रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है एट 0 डिग्री टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। एल्फा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट है और टी जो है यहां पर टेम्परेचर है। तो यहां पर अल्फा जो है क्या है? कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है। इसकी जो वैल्यू होती है अल्फा की वैल्यू वो पॉजिटिव होती है बेटा फॉर कंडक्टर्स। इसके लिए पॉजिटिव होती है कंडक्टर्स के लिए, और अल्फा की वैल्यू जो है नेगेटिव होती है किसके लिए? फॉर इंसुलेटर
एंड सेमीकंडक्टर। यानी कि अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी किसके लिए, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए। तो हम यहां से देख सकते हैं कि यदि हम अल्फा की वैल्यू को पॉजिटिव ले तो कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें, एक फॉर्मूला आपका जो है यहां पर रेजिस्टिविटी के लिए भी होता है, रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी। सेम जो फॉर्मूला बेटा आपका रेजिस्टेंस के लिए होता है वही सेम फॉर्मूला रेजिस्टिविटी के केस के लिए भी होता है। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। देख सकते हैं हम यहां से, वैसे तो रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, उसी को रेजिस्टिविटी कहा जाता है। और रेजिस्टिविटी होता क्या है, बेसिकली इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट then the resistance is directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to the area of the conductor। तब यहां से हम एक रिलेशन ड्राइव करते हैं और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाता है तब रेजिस्टिविटी का सिंबल जो है यहां पर आता है और उसको हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके रेजिस्टिविटी को रखते हैं। सो आई होप सो आप समझ चुके होंगे इस बात को। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस पर आप जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहां पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप जान गए, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला जान गए। जो पैरामीटर्स रेजिस्टेंस के केस में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर के घटने से रेजिस्टेंस घटता है, यानी कि यहां हमने सीखा कि कंडक्टर के केस में अल्फा की जो वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में अल्फा की वैल्यू आप जो है बढ़ाओगे बट रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो बेटा नेगेटिव होती है, जिसके चलते टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। इसी तरीके से यहां पर रेजिस्टिविटी के केस में भी यही सेम टर्म्स लागू होती है। कंडक्टर के लिए यहां पर मैं बता दूं, कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टिविटी है फॉर कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज। फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट है बेटा जो आप यूज करोगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो बच्चा इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएगा तो डेफिनेटली इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में उन सभी के आंसर बिल्कुल आप करेक्ट दे पाओगे, ठीक है। चलिए, अब आपने कॉन्सेप्ट जान लिए हैं तो अब आप जो है इनके आंसर्स खुद भी दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करेंगे। 2020 में पूछा गया था, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हमने क्या देखा यहां पर, टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। क्या किया बेटा, टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा। अब यहां पर आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं वो कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड ना दे करके कुछ जो लास्ट क्लासेस में हमने टॉपिक कवर किए हैं, रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वे सब टॉपिक से यहां पर कॉन्सेप्ट दिया है। तो पूछा यह गया है कि यदि द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर इंक्रीजेज, ये इंक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन अकाउंट ऑफ, जब इन टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो इनमें से आपको कॉन्सेप्ट याद होगा बेटा रिलैक्सेशन टाइम का। क्योंकि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो फ्रीली मूव करते रहते हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से स्ट्राइक करना बहुत तेजी के साथ स्टार्ट कर देते हैं, जिसके चलते उनका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, उसके चलते डिक्रीज हो जाता है। और जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना,
जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो ऐसा करने से हम बात कर रहे थे रिलैक्सेशन टाइम की। तो जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो ऐसा करने से क्या होगा बेटा, क्योंकि जो रिलैक्सेशन टाइम है हम जानते हैं वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके लिए आपका जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला यहीं पर देखिएगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा कि देखिएगा V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ होता है। क्या होता है V, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। ठीक है, अब यहां पर आप देखिएगा V अपॉन I का जो रेशो है उसको हमने R कह दिया। और जब हम एक डेरिवेशन ड्राइव करते हैं, कौन सा डेरिवेशन वो भी बता देता हूं। डेरिवेशन था बेटा, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उस पर्टिकुलर केस में R इक्वल टू क्या आ जाता है, R इक्वल टू यहां से ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ A। क्या आ गया बेटा यहां पर, ये आपका आ गया ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ A। ठीक है, तो यहां से हम जो है कह सकते हैं L अपॉन A जो है आपका, ये मानकर चलते हैं हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, और जो ये आप देख रहे हैं, ये जो टर्म आप देख रहे हैं M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, ये जो है किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, रेजिस्टिविटी। तब यहां से हम जो है कह सकते हैं कि ये जो है टर्म होगी रेजिस्टिविटी। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, टाउ के। ये टाउ है यहां पर। ठीक है, और टाउ जो है, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे किसी कंडक्टर का तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत तेजी के साथ स्ट्राइक करेंगे एक दूसरे के साथ, ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियाई हो गए, जिससे कि उनका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, डिक्रीज, तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज। तो यहां पर जो ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ एमसीक्यू। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, यदि आपको कॉन्सेप्ट याद है तो फिर बहुत ही आसान है। फिजिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट दूसरा हो ही नहीं सकता यदि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है। सेकंड, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। बहुत ही सिंपल, मैंने आपको बताया कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, सीधा सीधा टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो है रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। तो यहां से जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। दूसरा देखना ही नहीं है, कुछ देखना चाहो तो देख सकते हो। यहां पर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और शेप ऑफ द कंडक्टर पर हम सब जानते हैं कि रेजिस्टिविटी जो डिपेंड नहीं करती है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाए या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी आ जाए, एक ही बात समझ के चलिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है दोनों के दोनों ही, रेजिस्टिविटी भी और रेजिस्टेंस भी। यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस आपका जो है बढ़ेगा कंडक्टर के लिए, तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी कंडक्टर के लिए। और यदि टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं इंसुलेटर सेमीकंडक्टर के लिए, तो दोनों के केस में जो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस होता है उनकी जो वैल्यू होती है बेटा वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो यहां पर बात आती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। किसके लिए होता है भाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मैंने यहां पर लिखा था बहुत अच्छे से, आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो
ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव आपका है इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो ऐसा कोई एक ऑप्शन इसमें दिया गया हो। ये मैंने बताया था कि ये जो केस है वो आपके जो है रेजिस्टिविटी के लिए भी सेम है, यानी कि ये जो केस आपके लिए लिखे हैं वो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना आंसर। मेटल के लिए बिल्कुल नहीं, मेटल कंडक्टर होते हैं सभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके लिए पॉजिटिव होगी वैल्यू, हमें चाहिए नेगेटिव। ठीक है, तो मेटल और सेमीकंडक्टर दोनों आ गए। तो मेटल तो क्योंकि पॉजिटिव के लिए कंसीडर किया जाता है, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव, तो ये भी नहीं ऑप्शन हो सकता। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर दिया गया है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। होप यू आप लोगों को ये समझ में आई होगी तीनों ही प्रॉब्लम जो बोर्ड एग्जाम में कवर मतलब दी गई थी। तो मैंने आप सभी के लिए इनको कवर किया है। आप इन सभी को अपने फेयर नोटबुक में नोट डाउन जरूर करते चले, क्योंकि हम जो भी आपकी आज क्लास में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं वे सभी के सभी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, जो पहले बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, या किन किन कॉन्सेप्ट के ऊपर आपसे बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक आपका चलता जाएगा। उन टॉपिक से रिलेटेड आपके जो है सभी के सभी क्वेश्चंस हम जो है कोशिश करेंगे कि इस क्लास के थ्रू आप तक पहुंचाए, उनके करेक्ट आंसर आप लोग को मिले, जिसके चलते आप जो है बोर्ड एग्जाम में अपना रिजल्ट इंप्रूव कर सके। ठीक है, तो बने रहिए सोमदेव फिजिक्स क्लासेस में। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप जो है पहले इन टॉपिक्स को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम जो है ये रब करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम से इस टॉपिक से पूछे गए हैं, नोट कीजिए जल्दी से। देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट ईयर 2024 में ये बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा गया था। आपको यदि क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट पता होंगे, फॉर्मूला याद होगा, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, वरना आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं इस क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट और क्या फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, जिससे हम इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज बाय 25% ऑफ इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर आपको जो है टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जब आपने कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसको 25% इंक्रीज किया। ठीक है, उसकी इनिशियल वैल्यू से। इनिशियल जो रेजिस्टेंस होता है वो हम R0 कंसीडर करते हैं, और T डिग्री सेल्सियस पर आप जो टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है बेटा RT इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा T। आप लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ाए है उसमें यहाँ पर डेल्टा T की जगह मैंने T ही लिया है, बट मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था, टेम्परेचर बता रहा था उसको भी। यहाँ पर भी टेम्परेचर ही है, यही इसका करेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, फॉर्मूला ये करेक्ट रहेगा। डेल्टा T आपका यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस कंसीडर किया जाता है जब आपको 2 वैल्यू दी गई हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी है 27 डिग्री सेल्सियस। तो जो वैल्यू गिवन है उनको लिखते हैं पहले। यहां पर आपको Ti यानी कि इनिशियल जो टेम्परेचर है वो दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। Tf यहां पर आपको जो है फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, और अल्फा जो है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो दे रखी है 2.0 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सब वैल्यू गिवन है, और साथ ही साथ उसने बोला है कि जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको इंक्रीज किया गया है 25%। तो यहां पर जो इनिशियल रेजिस्टेंस था वो कितना था, वो आपका था बेटा R0। तो यहां से जो RT होगा, जो आप T टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कंसीडर करोगे, वो कितना हो जाएगा, इनिशियल का 25%। 25% का मतलब 25/100 इंटू R0। पहले R0 था इनिशियल,
अब उसमें 25% इंक्रीज किया तो पॉजिटिव साइन कंसीडर करोगे। यदि वो डिक्रीज कह देता तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाता। तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं 25 से कट जाएगा 4 टाइम्स, तो ये हो गया 4r0 प्लस r0 अपॉन 4, यानी कि हम कह सकते हैं 5r0 अपॉन 4। ये आपका T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई जब आपने 25% उसको जो है इंक्रीज कर दिया। अब आप फॉर्मूला जानते हैं तो उस फॉर्मूले को लिखिएगा। वी नो डैट, हम ये फॉर्मूला जानते हैं यहां पर कि जो RT होता है वो R0 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा T। अब R0 की वैल्यू, RT की वैल्यू रखिएगा 5r0 अपॉन 4 इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा की वैल्यू रख दीजिए। एल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, या जब आपको पहले क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, एक फॉर्मूले को ना पहले ड्राइव कर लो और लास्ट में वैल्यू पुट करो। तो यहां से हमने एल्फा ही लिख लेना है और ये आपका जो है डेल्टा T लिख लेना है। तो यहां हम देख रहे हैं R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर क्या रहेगा बेटा 5 अपॉन 4 इक्वल टू 1 प्लस एल्फा की वैल्यू रखिएगा 4, ये हो जाएगा एल्फा की वैल्यू है बेटा 2 इंटू 10 की पावर -4 और T0 की वैल्यू आपके डेल्टा T की वैल्यू TF माइनस यहाँ पर TF माइनस TI कर लीजिए। और TI की वैल्यू आप जानते हैं, TI की वैल्यू आप सब जानते हैं। तब यहाँ से आप जो है 5 अपॉन 4 इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 10 की पावर -4 और ये हो जाएगा TF माइनस TI की वैल्यू है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 27 आप कंसीडर कीजिएगा। उसको देखिएगा बेटा, यहाँ पर करना क्या है, आप 5 अपॉन 4, इसको 1 को इधर ले आओ, 1 को इधर लाओगे तो 5 अपॉन 4 माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -4 और TF माइनस 27, ये वैल्यू आ जाएगी। तब यहाँ पर इसका एलसीएम लोगे तो 5 माइनस 4 अपॉन 4 इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -4 TF माइनस 27, ये 1 अपॉन 4 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -4 और इक्वल टू TF माइनस 27 लिखा जा सकता है। अब आप जो है इसको TF इक्वल टू और 27 प्लस 1 अपॉन 8 इंटू 10 की पावर -4 लिख सकते हैं। ये 10 की पावर -4 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, 27 प्लस 10 की पावर -4 को ऊपर ले गए तो हो जाएगा 10,000 और अपॉन 8 से ये कैंसिल होगा बेटा कितना टाइम्स, 125 टाइम्स और ये 0 है तो 0। तो यहाँ से जो TF आएगा, जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा, 27 इसमें ऐड करोगे तो 12 ये आपका 77 डिग्री सेल्सियस। बस यही सब इसमें करना था। थैंक यू वेरी मच, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 6 है 2023 में पूछा गया था। ए करंट ऑफ 0.8 एम्पियर फ्लोज इन ए कंडक्टर ऑफ 40 ohm फॉर 1 minute, द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर विल बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यदि कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला जानते हो तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट करोगे। चलिए बता दें आप लोगों के लिए फॉर्मूला, H इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला होता है बेटा हीट एनर्जी के लिए। तो हीट बेसिकली जो हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इन ए वायर एट ए टाइम t, सो H इक्वल टू I स्क्वायर इंटू RT। यहां पर जो बात समझने की है, जो टाइम है, t क्या है, टाइम, उसको आपको सेकंड में कंसीडर करना है। टाइम किस में लेना है, सेकंड्स में, ठीक है। अब यहां पर आप देखो टाइम जो दिया है वो मिनट में दे रखा है, रेजिस्टेंस आपको 40 ओम दिया गया है, ठीक है। करंट आपको 0.8 एम्पियर दी गई है, वो भी ठीक है।
ठीक है, यहां पर आपको हीट पूछी है, हीट जो है आप लोगों से पूछा गया है। तो यहां पर जो वैल्यू गिवन है वो लिख लीजिए, I इक्वल टू 0.8 एम्पियर, कैपिटल R इक्वल टू 40 ओम, T इक्वल टू 1 मिनट। अब 1 मिनट को आप जो है 60 सेकेंड कह दीजिएगा, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना है हमें, किस में लेना है, सेकेंड में, और H आपको जो है निकालना है। तब यहां से H इक्वल टू I स्क्वायर, RT आप फॉर्मूला यूज करोगे और I की वैल्यू 0.8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 60। तो यहां आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा और कैलकुलेट करके आप देखोगे आपका आंसर जो है बेटा आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करिएगा और कैलकुलेशन करके आप चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर ये ही आएगा। तो ऑप्शन बी आपका जो है इसमें करेक्ट होगा। आई होप सो आपको टॉपिक समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, टू रजिस्टर्स R1 एंड R2, R1 की वैल्यू 4 ओम, R2 की वैल्यू 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ध्यान से पढ़िएगा टॉपिक, एक एक बात जो है वर्डों में छिपी रहती है। इसने वर्ड दे दिया पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब आपको समझ जाना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन जो दो होते हैं, तो उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम होती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम होता है। ठीक है, तो कौन फॉर्मूला हमको यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला, वो आपको समझ जाना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए दिया है और रेशो पूछा है आपका पावर का। तो यहां पर मैं आपको बता दूं बेटा, पावर के लिए जो फॉर्मूला है V स्क्वायर अपॉन R, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। पावर के और भी फॉर्मूले होते हैं, देखिए P इक्वल टू V इंटू I। ठीक है, अब क्योंकि केस रेजिस्टेंस का है तो यहां पर आप जो है चूंकि V इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू V अपॉन R लिख सकते हैं, लिख सकते हैं V अपॉन R। तब यहां से I की वैल्यू यहां जब पुट करोगे तब ये फॉर्मूला आपका जो है आ जाएगा। तो P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। अब क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होती है, तो V आपका हो गया सेम। ठीक है, तब रेजिस्टेंस और जो आपका पावर है वो हो गए एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तब यहां से आप जो है लिख सकते हैं P1 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1। तो ये हो गया V स्क्वायर अपॉन R1 की वैल्यू है बेटा 4 ओम। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। एंड P2 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R2। अब V स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है। तो R2 की वैल्यू दे रखी है 6 ओम, तो इसको इक्वेशन सेकंड कह दीजिए। तब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इक्वेशन फर्स्ट को यानी कि P1 अपॉन P2, आपको ये भी ध्यान देना है कि रेशो जो है किस में चाहिए, P1 अपॉन P2 या P2 अपॉन P1। आपसे P1 अपॉन P2 चाहिए। तब यहाँ पर आप क्या करोगे, P1 की वैल्यू V स्क्वायर अपॉन 4 और P2 की वैल्यू V स्क्वायर अपॉन 6। V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, 6 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो 6 अपॉन 4, 6 अपॉन 4 को हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 2। तो 3 अपॉन 2, ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 3 अपॉन 2? यस सर। तो आपका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। बहुत ही इजी है बेटा, कॉन्सेप्ट आपको एक बार यदि पता है तो फिर आपको जो है कोई भी दिक्कत इसमें टॉपिक में नहीं होने वाली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, 2023 में 2 मार्क्स में पूछा गया था इसी टॉपिक से। ठीक है, टॉपिक आपका रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी से रिलेटेड ही है, बट यहाँ पर एक स्टेप हम जो है आगे आ गए हैं। ठीक है, स्टेप आगे कैसे, यहाँ पर आप जो है देखोगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन और जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो मैं आप लोगों के लिए पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा, आफ्टर डेट जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को जो है एक्सप्लेन करूंगा। तो हम यहाँ पर 2 पार्टीशन में इसको जो है क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि इसने दोनों ही केस के लिए
पावर डिसिपेटेड पूछा है कि आपका जो है पावर किस केस के लिए, मतलब किस रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है बेसिकली, सीरीज कॉम्बिनेशन हम जो है उसको कहते हैं बेटा, जब करंट जो है एक एंड से चलकर दूसरे एंड पर बिना डिवाइड हुए, एक पॉइंट से चली और दूसरे पॉइंट पर बिना डिवाइड हुए पहुंचती है, तो उस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं ए बी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो आर है, बी सी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 2R है, और सी डी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 3R है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंट होता है, करंट की वैल्यू सेम होती है, इसलिए यहां पर ए बी के अक्रॉस V1 पोटेंशियल डिफरेंस, बी सी के अक्रॉस V2 और सी डी के अक्रॉस V3 पोटेंशियल डिफरेंस आपको कंसीडर कर लेना है। ठीक है, यहां पर की आपको दिखाई गई है, ये आपका पॉइंट जो मार्क किया जाता है मैंने पहले भी बताया हुआ है, ये आपका सर्किट को क्लोज करता है, जिसके कारण करंट जो है सर्किट में फ्लो होना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट क्या होगी बेटा, सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट। तब यहां पर आप जो फॉर्मूला है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है बेटा, वो R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तीन रेजिस्टेंस आपके जो है रहते हैं, तीनों को हम ऐड कर देते हैं, ये आपका कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब यहां पर जो फॉर्मूला है पावर का, P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R, ठीक है, तो यहां पर ये आपका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। तब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो देखो, करंट की वैल्यू क्या हो गई, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट की वैल्यू हो गई सेम, सभी रेजिस्टेंसेस के लिए करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम, कुछ चेंज नहीं होना। बट यहां पर जो रेजिस्टेंस है, जिसके लिए रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, जिसके लिए रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उसके लिए पावर जो है मैक्सिमम होगी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, देयरफॉर मैक्सिमम पावर आप देख सकते हैं यहां से किस कॉम्बिनेशन के लिए आ जाएगी, मैक्सिमम पावर आ जाएगी बेटा इसके लिए, 3R के लिए। ठीक है, तो देयरफॉर पावर जो होगा वो I स्क्वायर इंटू 3R विल बी मैक्सिमम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इस फॉर्मूले को और कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, कॉन्सेप्ट है यहां पर कि करंट सेम होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहला केस आपका सोल्व हो चुका है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम वैल्यू आपकी जो होगी वो 3R रेजिस्टेंस में होगी। ठीक है, सेकंड केस आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका क्या होता है, पहले तो डायग्राम देखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। यहां पर इस तरीके से आपको जो है डायग्राम ड्रॉ करना है। यहां पर आप देख सकते हैं V वोल्ट की यहां पर बैटरी हमने कंसीडर की है, करंट यहां से फ्लो होगी और वापस जिस सेल से जो करंट बाहर आती है वापस उस सेल में वही करंट जानी चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं A B दो टर्मिनल, हम यहां पर 2 पॉइंट कंसीडर करके चलते हैं। पहले यदि हम बात करें
रेजिस्टेंस R के अक्रॉस जो करंट जारी है वो करंट है बेटा I1, और R2 यानी कि 2R के अक्रॉस जो करंट जारी है वो I2 है, और 3R के अक्रॉस जो करंट जारी है वो I3 है। ये तीनों ही करंट बी पॉइंट पर जैसे पहुंचती है तो सारी ऐड हो जाएगी, I3, I2 और I1, और फिर से जो है ये करंट सारी ऐड होकर के क्या हो जाएगी, I ही बन जाएगी। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन जहां एक पॉइंट पर जाकर करंट टूटती है और दूसरे पॉइंट पर जाकर करंट जुड़ती है, ठीक है, उस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे, इफ द करंट अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स आर डिफरेंट, ठीक है, सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट है वो डिफरेंट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंसेस, सो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि करंट जो है वो डिफरेंट होगी और V जो है वो सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तब यहां से पावर का जो फॉर्मूला आता है वो होता है V²/R। तो इस फॉर्मूले से आप क्लियरली देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है ये हो गई बेटा सभी के लिए सेम, ये सेम हो गया, तो यहां से जो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो इसके लिए हम कह सकते हैं, क्वेश्चन जो पूछा है आपसे, पावर डिसिपेटेड विल बी, क्या दिखाना था, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम दिखाने के लिए हमें वो देखना होगा कि किसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम है। जिसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम होगी उसके लिए पावर क्या होगी, मैक्सिमम। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो आपका पावर होगी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर्मूला बता देता हूं पहले, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तब यहां से देयरफॉर पावर यानी कि V²/R ये आपका जो है मैक्सिमम होगी, विल बी मैक्सिमम, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू, इस रेजिस्टेंस में जो वैल्यू है वो कम है एज कंपैरिजन टू अदर रेजिस्टेंसेस। So that's why we can say that in parallel combination if the resistance is more then the power dissipation also more, and in series combination the power will be more for those resistances who have the maximum value, and in parallel combination if the value of the resistance will be minimum then the power will be maximum, because in parallel combination the value of power depends on resistance and power is inversely proportional to the resistance in case of parallel combination, and in case of series combination power is directly proportional to resistance. So that's why we can say that here if the value of the resistance is more in series combination then the power will be maximum, and if the value of the resistance is less in case of parallel combination then the power will be maximum in parallel combination. Thank you very much, नोट कीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। देखिएगा बेटा यहां पर एक क्वेश्चन और हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो क्वेश्चन 2024 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और 3 मार्क्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन द गिवन नेटवर्क कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड एम, एंड सेकंड पॉइंट आपको जो है पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, यहां पर जो है फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो यहां पर सबसे पहले तो आप ये जो नेटवर्क देख रहे हैं आपको ये नेटवर्क को जो है सोल्व करना आना चाहिए। तो नेटवर्क को सोल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, उनको आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, ठीक है। एक एक बात समझ आएगी, बस थोड़ा सा ध्यान बना करके चलिएगा बेटा। आप यहां पर देखिएगा
इनकी नंबरिंग कर दीजिएगा। कैसे? R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, जितने भी रेजिस्टेंस किसी सर्किट में दिए जाते हैं आपको सबसे पहले क्या करना है, उनकी नंबरिंग करनी है। इस तरीके से एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, एकदम क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से सॉल्व होगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने कर लिया सबकी नंबरिंग। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहां से यहां पर आप देख सकते हैं जब करंट यहां से चलेगी, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलती है, तो करंट यहां से चली और पर्टिकुलर ए पॉइंट पर आकर आप देख सकते हैं कि 3 टर्मिनल यहां पर 3 आपकी जो है ब्रांचेस डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो करंट भी डेफिनेटली यहां पर क्या होगी बेटा, डिवाइड होगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, यहां से करंट आपने जो है आई लेके चले थे, यहां से करंट क्या लेके चले थे, आई। तो ध्यान रहे बैटरी में करंट तो वापस आएगी आई ही, ना I1 आएगी ना I2 आएगी। जिस सेल से जो आप करंट लेकर चलते हैं वापस उस सेल में सेम करंट लेकर के आनी होती है। ठीक है, तो यहां आप जो है क्या करोगे, इसको आप जो है करंट को कह दीजिएगा I1। ठीक है, और इसको आप ऐसा कीजिएगा, मेरे कहने से पहले आप इसको करंट को नाम ना देकर पहले इसको जो है सोल्व कर लो। कैसे सोल्व कर ले कि हम यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए हमने यहां पर इसको अलग ले लेना है, बी, सी और ए। यहां से आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस ये आ गया बी पर, दूसरा रेजिस्टेंस ये आ गया ए पर, और तीसरा रेजिस्टेंस ये आ गया यहां पर। देख सकते हैं आप, ये आपका R2 रेजिस्टेंस है, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस है। तो मेरे बेटा ध्यान से देखे, तो जो करंट है वो यहां से चलेगी, तो ये करंट इसमें जाएगी वही, और इस पॉइंट पर आकर क्या होगा, ये करंट हम मान लेते हैं I1 है, ये करंट क्या मान ली हमने, I1 मान ली, और इसमें हमने करंट मान ली है I2 है। ठीक है, तो यहां पर आप जो है इसको आप कंसीडर कीजिएगा, ये जो करंट है ये I3 है। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हो रहा है कि यहां आप ध्यान से देखें तो ये करंट जो है इन दोनों रेजिस्टेंसेस में सेम जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों जो रेजिस्टेंसेस है ये हो गए बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में। किसमें हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में। बात को समझिएगा ध्यान से। तो ये हो गए सीरीज कॉम्बिनेशन में, और सीरीज कॉम्बिनेशन में आप इनको कह सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया सीरीज कॉम्बिनेशन। इन सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि हम यहाँ लिखेंगे, लिखने का तरीका देखिएगा कि यहाँ पर R1 एंड R2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तब यहाँ पर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होगा, देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका कितना आ चुका था, R9। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो R10 होगा। तो यहाँ से R10 इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। तो ये आपका हो गया, R1 की वैल्यू कितनी है 10 और R2 की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना हो गया 20 ओम। बात समझ आई यहां तक? ओके, इसके बाद देखिएगा जब आप इसको यहां पर सोल्व कर लोगे, ठीक है, तो यहां से आपको इन दोनों रेजिस्टेंसेस को आपको हटा देना है। कौन दोनों रेजिस्टेंस को? ये जो हमने अभी सोल्व किए जिसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस R10 आ गया है, तो उन दोनों को हटा दीजिएगा। तो दोनों हटाए गए तो इनकी जगह पर एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस लग जाएगा इस तरीके से, और एक यहां पर आप जो है दिखा दोगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर ये जो पॉइंट है ये आपका C पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये आपका A पॉइंट है। इधर करंट जो है I1 जा रही है, ये करंट जो है I2 जा रही है, ठीक है। तो यहां पर आप जो है इसको आप एज इट इज बनाओगे, इसको भी एज इट इज बनाओगे, ये भी आपका जो है एज इट इज बन जाएगा। ये जो है ये भी आपका एज इट इज बन जाएगा, और ये भी आपका
सर्किट मतलब बाकी जो सर्किट है वो एज इट इज आपका जो है आपको जो है बना देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस सर्किट को थोड़ा सा इस तरीके से मॉडरेट किया है। तो यहाँ आपको जो है करना क्या है बेटा, ये रेजिस्टेंस कितना है आप देखो 8 ओम है, इसको हमने R9 कहा है, 6 वोल्ट की बैटरी है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया है कितना 20 ओम, कितना आया 20 ओम, और ये भी कितना है 20 ओम है, ठीक है। और यहाँ पर है 10 ओम, ये भी आपका 20 ओम है, ये आपका 30 ओम, ये 10 ओम और ये भी 10 ओम, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है दोनों के दोनों रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट जो है डिवाइड हो रही है, जब करंट डिवाइड होती है तो वो कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाता है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए तो इनको लिए हम इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस होगा वो R11 होगा। क्यों होगा R11, क्योंकि R10 हमने इसके लिए लिखा हुआ है और ये आपका है R3, ठीक है। तो अब एक सेंटेंस आप लिखोगे क्या कि हियर R10 एंड R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगे तब यहाँ पर आप जो है नया जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा वो R11, तो 1/R3 प्लस 1/R10 इस तरीके से लिखोगे। तो यहाँ पर 1/20 प्लस 1/20, तो 1/R11 इक्वल टू 2/20, ये हो जाएगा आपका, इससे कट कर दीजिएगा 10 आ जाएगा, तो 1/10। तो यहाँ से R11 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, 10 ओम आ जाएगी। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस हमने जो है निकाल लिया है, इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो अब दोबारा फिर से सर्किट आप जो है ड्रॉ करोगे। दोबारा सर्किट ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये पॉइंट आपका A है और यहाँ पर आपका जो है रेजिस्टेंस आ चुका है कितना, ये आपने निकाला अभी R11 और ये आया है 10 ओम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो है ये 10 ओम दिया हुआ है और ये आपको जो है दिया हुआ है 20 ओम, ठीक है। ध्यान से समझते जाइएगा वरना स्टेप एक भी गलत होगा तो आंसर सही मैच नहीं करेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये आपका दिया हुआ है कितना 10 ओम, ये दिया हुआ है कितना 30 ओम, और ये दिया है आपका 10 ओम, और यहाँ पर फिर से आपका एक रेजिस्टेंस है 8 ओम का, और यहाँ दी गई है बैटरी, ठीक है। इस तरीके से आपको एक बैटरी दी गई है 6 वोल्ट की, ठीक है। और ये आपका सर्किट हो जाएगा इस तरीके से। तो अब आप दोबारा से जो है यहाँ पर क्या करोगे, करंट फिर से चलाइए, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगी I, इसमें वापस करंट आएगी I। तो यहाँ पर आप देखोगे करंट हो गई डिवाइड, करंट हो गई डिवाइड। तो ये जो C पॉइंट था आपका, इससे करंट होती हुई इस पॉइंट D पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो दोनों रेजिस्टेंस है, अब आपने जो काउंटिंग की है R11 तक, अब नया जो रेजिस्टेंस होगा इफेक्टिव वो R12 होगा, और ये दोनों के दोनों जो रेजिस्टेंस हो गए वो सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। वे दोनों किस में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए तो उस पर्टिकुलर केस में हम सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होगा, अब नेक्स्ट जो आप रेजिस्टेंस लिए है R12 लिए है, तो यहाँ पर R11 प्लस R, ये आपका इफेक्ट जो रेजिस्टेंस है उसको हमने नाम दिया था R4, ये R4 है। तो यानी कि R4 हम यहाँ पर लिखेंगे R4 एंड R11 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए तो R12 जो है नया रेजिस्टेंस होगा, तो R11 प्लस R4 लिखेंगे। तो R12 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20 ओम। बहुत ही आसान है,
बेहद आसान है, थोड़ा ध्यान दीजिए। बस दो फॉर्मूले याद रखने, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से इस सर्किट को और सिंप्लीफाई करना है। ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका रेजिस्टेंस 30 ओम, और ये पॉइंट आपका एम है बेटा। ये पॉइंट क्या है, एम। तो ये पॉइंट एम हो गया, और यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम का। फिर से एक बैटरी आपको जो है 8 ओम के साथ अटैच करनी है, लाइक दिस। और ये बैटरी आपकी 6 वोल्ट की दे रखी है। तो करंट फिर से इसमें वही सेम करंट आपकी जो है यहाँ पर फ्लो करेगी। तो जो ए पॉइंट है, इस पर आपको जो है R12 दिखाना है, पहले R12, ठीक है। सो R12 हमने जो है दिखा दिया। ये आपका R12 रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ ये जो R12 रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आप जो है उसको एक रेजिस्टेंस और दे रखा है, इस तरीके से दिखा दीजिएगा। ये पॉइंट आपका D है, ठीक है। यानी कि C पॉइंट आपका अब खत्म हो चुका है, आप सीधा D पॉइंट पर आ जाओगे, और D पॉइंट से होते हुए आपको आना है M पॉइंट पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ये रेजिस्टेंस है, हम किस रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इस वाले रेजिस्टेंस की, जिसको हमने R12 बोला है, जिसका जो आया है वो 20 ओम आया है। कितना आया है, 20 ओम। और ये जो रेजिस्टेंस था, इसको हम क्या मान कर चले थे, R5। तो R5 आपका जो है कितना है, ये भी 20 ओम है, ये भी क्या है, 20 ओम। ये आपका दे रखा है 10 ओम। ये है R6, ये क्या है, R6। और R7 की वैल्यू है 30 ओम। R7 की वैल्यू कितनी है बेटा, 30 ओम। और R8 की वैल्यू कितनी है, 10 ओम। R9 की वैल्यू कितनी है, 8 ओम। तो यहां पर आप दोबारा फिर से देखोगे कि जो R12 और R5 है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में फिर से आपका जो फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पे लिखोगे आप R12 एंड R5 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगे तो नया जो रेजिस्टेंस होगा उसको आप R13 कह दीजिए। तो 1/R13 इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20। तो कितना हो जाएगा, 2/20, यानी कि 1/10। कितना आ जाएगा, 1/10। तो 1/10 यानी कि R13 की वैल्यू हो गई बेटा 10 ओम। R13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 ओम, ठीक है। तो यहां पर अब आपको फिर से क्वेश्चन को जो है सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करने के लिए डायग्राम फिर से ड्रॉ करोगे। ए पॉइंट पर अब जो है ये आपका यहां से आ गया है 10 ओम, और ये आपका है 10 ओम, और ये आपका है यहां पर कितना, एम पॉइंट तक 30 ओम। ये 10 ओम है, और ये आपका कितना है बेटा, 10 ओम आया। ये भी कितना आया, 10 ओम। तो यहां से फिर से आपको जो है ये एक और रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको 10 ओम का, दिया है ना। yes, और यहां पर भी रेजिस्टेंस दे रखा है, और ये आपका जो है यहां पर बैटरी जो है, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं, 6 वोल्ट की बैटरी है, 8 ओम का आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। क्लियर विजन है ना सभी को, यस सर, ठीक है। अब यहां पर फिर से आप जो है देखोगे करंट यहां से चलेगी आई, और वापस जो है करंट आई ही आनी है। तो करंट यहाँ पर हो गई डिवाइड, एक करंट इधर जाएगी, एक करंट इधर जाएगी, ठीक है। ये जो करंट ऊपर जा रही है ये घूम करके वापस इस पॉइंट पर आएगी, ये भी करंट इसी पॉइंट पर आएगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनेगा, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको हम क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब नया जो रेजिस्टेंस होगा वो R14 कहलाएगा, क्योंकि R13 तक हम मार्किंग दे चुके हैं। ये वैल्यू जो है R13 की ही है, ये जो वैल्यू है वो R13 की है, समझ गए। ध्यान बनाकर चलिएगा बेटा, वरना क्वेश्चन इजी तो है ही, बस थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। तो यहां पर आप इसको सोल्व करोगे तो फिर से आपको लिखना होगा यहां पर कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। हियर R13 एंड नेक्स्ट क्या था, इसको हमने क्या माना था, ये जो 10 ओम रेजिस्टेंस है इसको हमने माना था R6, ठीक है। तो R6
तो यहां पर R13 एंड R6 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जब ये सीरीज में हो गए तो R14 जो है क्या हो जाएगा, R13 प्लस R6। तो R13 की वैल्यू कितनी है 10, R6 की वैल्यू कितनी है 10, तो R14 की वैल्यू कितनी हो गई 20 ओम। ठीक है, यस सर। अब फिर से आपको सिंप्लीफाई करना होगा इस सर्किट को, और सर्किट सिंप्लीफाई होगा कुछ इस तरीके से। यहां पर एक रेजिस्टेंस आ गया, ये एक रेजिस्टेंस आ गया, ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट आप जो है ये आपका रेजिस्टेंस 8 ओम, और यहां पर एक बैटरी दे रखी है, ये आपको कितना दे रखा है 10 ओम, ये आपका कितना आया 20 ओम, ये आपका है कितना 30 ओम। ठीक है, इस तरीके से आपको फिर से इसको जो है सिंप्लीफाई करके दोबारा फिर से इसको जो है सॉल्व करना है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है। तो यहां पर करंट फिर से आप यहां से लेके चलोगे आई, वापस करंट कितनी आएगी, आई ही आएगी। तो यहां पर करंट डिवाइड हो गई, करंट डिवाइड हुई तो जाहिर सी बात है ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस है उसको हमने नाम दे देना इस बार R15। क्या नाम दे देना है R15। तो R15 को हम जो है यहां पर लिखेंगे, यानी कि R14 एंड R7 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तो यहां पर 1/R15 इक्वल होगा 1/R14 प्लस 1/R7, तो 1/20 प्लस 1/30 लिखा जा सकता है। यस सर। तब यहां पर 1/R15 इक्वल टू एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पर एलसीएम 60 आ जाएगा, तो ये हो गया 3 + 2 यानी कि 5/60, और 5 से 12 टाइम्स कट जाएगा तो 1/12 यानी कि R15 की वैल्यू आ जाएगी 12 ओम। R15 कितना आ गया 12 ओम। तब यहाँ पर इस सर्किट को फिर से आप बनाओगे, ये आपका होगा 12 ओम, दूसरा ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका एम है, और ये पॉइंट आपका जो है दे रखा है 10 ओम दे रखा है रेजिस्टेंस। यहां पर ये एक रेजिस्टेंस दे रखा है 8 ओम, और ये बैटरी दे रखी है 6 वोल्ट की। ठीक है, इतना सब करने के बाद यहां पर आप देखिएगा करंट फिर से जो है यहां पर आई होगी, और ये भी करंट यहां से जब आप चलाओगे आई करंट चलेगी। अब आप देख सकते हैं सारे के सारे जितने भी रेजिस्टेंसेस है सारे के सारे किसमें हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब यहां पर इनका जो इक्विवेलेंट होगा, तो यहां पर इसको हमने क्या कहा है R15, ये क्या है R8, और ये क्या है R9। ठीक है, तब यहां पर हियर R15 R8 एंड R9 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए तब यहां पर R इक्वलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, इनका R इक्वलेंट कितना आ जाएगा, ये होगा 12 + 10 + 8, ये हो गया 20 + 10 30, यानी कि 30 ओम जो है इनका इक्वलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया था, फर्स्ट पार्ट देखिएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया था बिटवीन पॉइंट ए एंड एम। ए एंड एम के बीच जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया है वो है आपका ये कितना है, ये है बेटा 12 ओम। ये इसका करेक्ट आंसर है, ये क्या है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं बेटा हमने जो है यहां इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट किया है, उसकी वैल्यू आई है 12 ओम। ठीक है, जिसके चलते हमने जो है R इक्वलेंट भी निकाला है। ठीक है, R इक्वलेंट हमने इसलिए रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमें नेक्स्ट जो निकालना है वो निकालना है पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, और पावर सप्लाइड बाय द बैटरी निकालने के लिए आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना ही पड़ेगा पूरे सर्किट का। तो कंप्लीट सर्किट में यदि रेजिस्टेंस जितने भी दिए होते हैं सबको कैलकुलेट किया जाता है, आफ्टर डेट आपको जो है वैल्यू रखनी होती है। तो यहां पर देखिएगा पावर सप्लाइड, सेकेंड पार्ट है पावर सप्लाइड
बाय द बैटरी क्या हो जाएगी, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। यहां पर हम लिख सकते हैं P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू देखिए बेटा, V की वैल्यू आपको 6 वोल्ट दे रखी है, तो 6 का स्क्वायर अपॉन यहां पर R इक्वलेंट आप यूज करोगे, R इक्वलेंट की वैल्यू आई है कितनी 30, तो ये हो गया 36 अपॉन 30। अब आप इसको जो है 6 से डिवाइड कर दो, 6 5 जा और 6 6 जा, तो ये आपका 1.2 वाट इसका आंसर होना चाहिए। तो ये हम इसका आंसर जो है चेक करते हैं एक बार, आप आंसर चेक करें, इसका आंसर कितना है सर 1.2 वॉट। 1.2 वॉट ही इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो आज इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आज हमने आपके लिए बहुत ही अच्छे से 2 टॉपिक हमने कवर किए इसमें, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, और सेकंड टॉपिक आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। सो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर 3 मार्क्स में पूछे जाने वाला टॉपिक था ये, जो आपसे पूछा गया था 2024 में, जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं उनसे। ठीक है, सो लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा बेटा, पढ़ाई में जम के मेहनत करें, ठीक है। डाउट आपको मैं कोई रहने नहीं दूंगा, आप बस मेहनत करते रहे। किसी भी प्रकार की कोई भी डिफिकल्टी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों को आती है तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।